औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हमारा 1/12/2020 लेक्चर नंबर 19 वेव्स एंड ऑसिलेशन, कोर्स कोड आपका 102 UOS यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के कोर्स के एन मुताबिक। तो डियर स्टूडेंट्स, चले शुरू करते हैं। आज हमने जो सबसे पहले चीज़ स्टडी करनी है वो हमने करना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है वेव्स वाला, और उसके अंदर हमारा टॉपिक है आज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्ट होना यानी कि किसी चीज़ का टकरा कर वापस मुड़ जाना, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका वापस मुड़ जाना जो है, उसको हम रिफ्लेक्शन का नाम जो है वो देते हैं। यानी कि ये आम एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई है रिफ्लेक्शन की, कि कोई चीज़ जो है वो किसी बाउंड्री के साथ जाके टकराए और उस बाउंड्री से उसी एंगल के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, तो हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन हुई है। तो हमने ये रिफ्लेक्शन जो है इसको स्टडी करना इन द केस ऑफ वेव्स। तो सपोज करें कि हमारे पास एक वेव है जो एक स्ट्रिंग के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। कंसिडर अ वेव, कंसिडर अ वेव विच इज मूविंग इन ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर वेव जो है वो मूव कर रही है, यानी कि ये बाउंड्री है और ये एक साइनोसाइडल वेव जो है ये इसके अंदर मूव कर दी जा रही है। ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास। तो आप देखें कि ये वेव इस तरफ जा रही है, इससे जाएगी और फिर यहाँ से ये वापस होगी, ये टकरा कर वापस आएगी। तो ये क्या होगा? दिस इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ये हमारे पास वेव की रिफ्लेक्शन होगी जब ये टकरा कर वापस आएगी। तो अगर हम ये सपोज करें कि ये हमारे पास जो वेव है ये एक ट्रांसफ़र साइनोसाइडल वेव है, तो इसका y1 ऑफ xt जो जाने वाली वेव है उसका एम्पलीट्यूड ym साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी हो गया, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसका y2 x कामा t ym साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। ये हमारे पास जो है ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है। y1 जो है, y1 ऑफ xt किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y1 ऑफ xt जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट वेव को, और y2 ऑफ xt जो है ये रिफ्लेक्टेड वेव जो है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फिनोमेना जो है कि जब कोई वेव किसी बाउंड्री से टकरा कर अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट एंगल पे मूव करना शुरू कर दे, तो हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। और ये क्या हमारे पास एक स्पोर्ट है, उसके साथ हमने एक स्ट्रिंग को बांधा हुआ है, हम हाथ से उस स्ट्रिंग को मूवमेंट देते हैं, तो स्ट्रिंग की मूवमेंट की वजह से उसके अंदर एक साइनोसाइडल वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ये जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है साइनोसाइडल वेव, ये एक ट्रांसफ़र नेचर की वेव है। अच्छा, अब हमारे पास जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है उसका जो फेज़ है कि जब वेव रिफ्लेक्ट होती है किसी बाउंड्री से, तो उसका फेज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जो फेज़ है रिफ्लेक्टेड वेव का वो हमारे पास डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर, ठीक है जी। फेज़ ऑफ रिफ्लेक्शन of wave depends upon the nature
ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। और हमारे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ मीडियम्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मीडियम। हमारे पास दो किस्म के मीडियम्स जो हैं वो होते हैं। नंबर वन रेयर मीडियम और नंबर टू डेंसर मीडियम। ये दो किस्म के मीडियम्स जो हैं ये हमारे पास होते हैं। एक को हम कहते हैं रेयर मीडियम और एक को हम कहते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्या होते हैं रेयर मीडियम? रेयर का मतलब होता है वो चीज़ जो ज़्यादा डेंस ना हो, यानी कि जिसकी डेंसिटी कम हो, उसको हम रेयर मीडियम कहते हैं। ऐसा मीडियम कि जिसकी डेंसिटी कम हो उसको हम रेयर मीडियम कहते हैं, और ऐसा मीडियम कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो उसको हम डेंसर मीडियम का नाम जो है वो देते हैं। यानी कि अगर आप इसकी डेफिनेशन को लिखें यहाँ पर, तो हमारे पास जो है रेयर मीडियम, a medium having less density ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम हो, और डेंसर मीडियम ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, यानी कि जो ज़्यादा डेंस हो। A medium having large density, तो ऐसा मीडियम जो है जिसकी लार्ज डेंसिटी हो उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। तो अब हमने ये देखना है कि वेव्स जो हैं वो किस तरह रिफ्लेक्ट होती हैं, क्योंकि फेज़ ऑफ वेव्स जो है रिफ्लेक्शन के बाद वो मीडियम डिपेंडेंट है। तो अगर हमारे पास डेंसर मीडियम हो तो डेंसर मीडियम के केस में जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका फेज़ जो है वो चेंज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द इंसिडेंट वेव। लेकिन इन द केस ऑफ रेयर मीडियम यहाँ पर कोई फेज़ चेंज नहीं होता इन द केस ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। तो जब दो वेव्स एंटर करती हैं किसी मीडियम में, ठीक है, जब दो वेव्स एंटर करती हैं किसी मीडियम में और वो मीडियम के अंदर मूव कर जाती हैं या एंटर हो जाती हैं, तो हम रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो हम इसको कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। तो जब वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम रहती है, लेकिन इनकी वेव लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। और वेव लेंथ क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि इनकी वेलोसिटी जो है उसके अंदर चेंज आती है। तो अब हमने ज़रा ये जो बातें मैंने बोली हैं इनको थोड़ा सा मैं मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ और इनको एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखें कि पहली बात ये है कि अगर वेव जो है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, इफ़ द वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम डेंसर मीडियम, अगर डेंसर मीडियम से वेव रिफ्लेक्ट होती है तो देयर इज ए फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। यानी कि 180 आउट ऑफ फेज हो जाएगी जब वो रिफ्लेक्ट होगी। देखिए हमारे पास अगर ये इंसिडेंट वेव है और ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पर ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब वेव जब डेंसर मीडियम की इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी तो इसका फेज, ये देखें, इसका फेज 180 आउट ऑफ फेज हो जाएगा, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव है और ये हमारे पास
रिफ्लेक्टेड वेव है। और आप देखें रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है, उसका फेज चेंज हो गया, 180 उल्ट गया, यानी कि इस तरह जा रही थी और वापसी के ऊपर, यानी कि जो ट्रफ है वो क्रस्ट के अंदर चेंज हो गया, और अगर क्रस्ट है तो वो ट्रफ के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये होगी पहली बात। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर आप देखें कि हमारे पास अगर वेव जो है वो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, if the wave reflected from rare medium, there is no change of phase, यानी कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0। तो आप देखें कि अगर ये हमारे पास इंसिडेंट वेव है और ये हमारे पास रेयर मीडियम है, तो आपकी वेव जब रिफ्लेक्ट होगी तो उसका क्रस्ट में रहेगा और ट्रफ में रहेगा। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव है। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव थी हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई फेस चेंज नहीं हुआ। तो डेंसर मीडियम के केस में, इन केस ऑफ डेंसर मीडियम, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इन केस ऑफ रेयर मीडियम डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो डेंसर के केस में 180 आउट ऑफ फेस के साथ रिफ्लेक्शन होती है, और रेयर के केस में देयर इज़ नो चेंज ऑफ फेस। अब जो हमारे पास वेव्स होती हैं, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती हैं और रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो ये फिनोमेना जो होता है इसको हम ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स कहते हैं, यानी कि वेव का एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर हो जाना। तो हम इसको कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, when the wave enter from one medium to another medium, this phenomenon is known as transmission of waves, और ये फिनोमेना जो है इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। तो हमारे पास जो जब वेव मूव कर रही होती है तो उसकी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मूविंग वेव, इक्वेशन ऑफ मूविंग वेव क्या हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें f जो है फ्रिक्वेंसी है और लैम्डा वेव लेंथ है। तो जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रिक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं आती, क्योंकि एनर्जी ऑफ वेव चेंज नहीं होती, और फ्रिक्वेंसी जो है वो एनर्जी ऑफ वेव के डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और एनर्जी ऑफ वेव किसके बराबर होती है, एम्पलीट्यूड के, 1/2 k/a²। ये आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ये पढ़ा। तो चूंकि फ्रिक्वेंसी एनर्जी चेंज नहीं होती, लिहाजा फ्रिक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं आती जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो चेंज नहीं हो रहा होता, एम्पलीट्यूड सेम रहता है। जब वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है तो उसके एम्पलीट्यूड के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, इस वजह से एनर्जी सेम रहती है और फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। लेकिन वेलोसिटी जो है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, तो v चेंज होती है, और अगर v चेंज होगी तो फिर वेव लेंथ भी चेंज होगी। तो इसका मतलब है कि जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी जो वेव लेंथ और वेलोसिटी हैं वो चेंज होती हैं। और ये वेव लेंथ और वेलोसिटी का चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, ये नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी change of velocity and wavelength of a transmitting wave depends upon the nature of medium। वो नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मीडियम जो है वो रेयर है या डेंसर है, तो उसके मुताबिक जो है वो वेवलेंथ और वेलोसिटी जो है उसके अंदर चेंज आती है। तो अब आपके यहाँ पर कोर्स के अंदर इतनी ही इसकी डिटेल थी, हम फर्दर भी इसकी डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ही इसकी डिटेल थी। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने स्टडी करनी है वो हमने रेजोनेंस को स्टडी करना है इन द केस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स के केस में रेजोनेंस जो है उसको स्टडी करना है। तो इसके बाद ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की वैसे जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये क्या कि अगर दो फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच कर जाए तो हम कहते हैं कि रेजोनेंस जो है वो अकर कर गई। अब यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल यूँ लेते हैं कि मैंने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी आपको रेजोनेंस के बारे में बताया था कि सपोज़ करें कि हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये देखें ये एक पेंडुलम है, आप इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स F लगाते हैं तो ये यहाँ पर आ जाता है मूव करके। अब ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। अब जब इसने अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर दिया तो आप इसके ऊपर बार बार जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको लगाते रहे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के साथ मैच कर जाएगी और इसकी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि रेजोनेंस जो है वो अकर कर गई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो दो फ्रीक्वेंसी यानी कि एक्सटर्नल फोर्स और जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है पेंडुलम की, अगर वो मैच कर जाएँ तो हम कहते हैं कि रेजोनेंस होगी। अब हम यहाँ पर एक केस लेते हैं कि सपोज़ करें कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड जो है वो किसी पैग या हुक के साथ अटैच है और अदर जो है उसको एक स्टूडेंट ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास यहाँ पर ये स्टूडेंट खड़ा है और इसने ये एक एंड जो है इसको होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको झटका देता है, तो ये जब इसको झटका देगा तो इसके अंदर वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी,
स्टूडेंट जो है वो पुश करता है इसको, तो स्ट्रिंग के अंदर वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो अब वेव जो है वो एक ट्रैवल करेगी इसके अंदर, ठीक है, वो वेव ट्रैवल करती हुई ये आप देखें कि इस तरफ जाएगी और एक वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आएगी। ये इंसिडेंट वेव है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वेव्स, एक इंसिडेंट वेव्स इसके अंदर मूव करती हुई जाएगी और दूसरी इससे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। बोथ वेव्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी और जब ये दोनों वेव एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या दूसरी तरफ स्टूडेंट खड़ा है और उस तरफ दूसरी तरफ जो है वो एक स्पोर्ट है, तो ये क्या बन गया है, ये पैटर्न बन गया है। ये पैटर्न किसका बनेगा, ये नोड्स और एंटी नोड्स का एक पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्टैंडिंग वेव जो है वो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इस स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग में, इन द स्ट्रिंग a standing wave is produced। तो स्ट्रिंग के अंदर एक स्टैंडिंग वेव, आप देखें ना कि ये वेव इस तरफ जाएगी, ये अब ये फिक्स बाउंड्रीज हैं, ये बाउंड्रीज हैं और हमें पता है कि स्टैंडिंग वेव्स कहाँ पैदा होती हैं, नोड्स और एंटी नोड्स का पैटर्न किधर बनता है, जहाँ पर हमारे पास फिक्स बाउंड्रीज होती हैं और उसकी क्या है कि सेम फ्रिक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ की वेव्स हों और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो कहीं पर दो फिक्स बाउंड्रीज के दरमियान, तो वहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के अंदर एक स्टैंडिंग वेव जो है वो प्रोड्यूस हो गई है। और ये जो कंडीशन है हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स की, वो हमें पता है कि स्टैंडिंग वेव की कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि कंडीशन फॉर स्टैंडिंग वेव वो होती है हमारे पास L = n λ/2। इसमें n जो है ये क्या, ये नंबर ऑफ मोड्स हैं, यानी कि आपके पास 1 मोड की, 2 मोड की, 3 मोड की, 4 मोड की, 5 मोड की एंड सो ऑन, नंबर ऑफ मोड्स की वेव्स जो हैं, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो हो सकती हैं। और हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है इसकी, V = f लैम्डा और लैम्डा हमारे पास किसके बराबर है, 2L/n के, ठीक है। उस रिलेशन में लैम्डा की वैल्यू, तो ये लैम्डा की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दूँ तो मेरे पास f 2L/n ये चीज़ जो है वो बन जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकालें तो f की वैल्यू NV/2L, ठीक है। ये हमारे पास FN NV/2L फ्रीक्वेंसी निकले और यहाँ पर भी आप n को 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन रख सकते हैं, यानी कि F1 हमारे पास V/2L आ जाएगा, F2 हमारे पास 2V/2L आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के मोड्स जो हैं वो निकल आएंगे उन स्टैंडिंग वेव्स के। यहाँ पर n जो है वो 1 2 3 4 के बराबर है और आपके पास जो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी वो 1 मोड की भी हो सकती है, वो 2 मोड की भी हो सकती है, वो 3 मोड की भी हो सकती है। तो वो ये डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ मोड्स के ऊपर। आप देखें कि हमारे पास जो Fn है वो बराबर है NV/2L के और V/2L आप देखें तो F1 के बराबर है, तो Fn मेरे पास NF1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर n को आप 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखते जाएं तो F1 ये फंडामेंटल मोड है, यानी कि पहला मोड, ये फंडामेंटल मोड है। और इसको हम यहाँ पर 2 रखें, n को 2 रखें तो 2 F1, n को 3 रखें तो F3
NF2 एंड सो ऑन FN एंड F1। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोड्स जो है, जो पहला मोड है वो F1 है, जिसको हम फंडामेंटल मोड कहते हैं, ये वाला V/2L। आप देखिए कि हमारे पास ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की बन जाती हैं और हर जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के मोड्स हमारे पास बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर 1 मोड है तो एक यही बनेगा, ठीक है। अगर 3 मोड है या 2 मोड है, अगर 2 मोड है तो यूँ बनेगा, ये 2 मोड है, ये 1 मोड है, ठीक है। और अगर यूँ हो, ये हमारे पास 3 मोड है। तो डिफरेंट मोड्स की जो है वेव्स वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो डिफरेंट मोड जो प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। इसका मतलब है कि जब स्टूडेंट जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है अगेन, तो डिफरेंट मोड्स जो हैं वो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और जो फ्रिक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स है वो मैच कर जाती है नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग के साथ। ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन के अंदर जो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। तो जो स्प्रिंग मास, ये तो हमने एक एग्जांपल ली कि हमारे पास एक स्ट्रिंग एक स्टूडेंट ने पकड़ी हुई है और वो हिला रहा है, ठीक है, और उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो अगर हम एक स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करें तो स्प्रिंग मास सिस्टम जो है उसकी भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो डिपेंड करती है इनर्शिया के ऊपर, जो मास का इनर्शिया और इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग के ऊपर। कोई भी रियल सिस्टम जो होता है जब वो वाइब्रेट करता है, कोई भी रियल सिस्टम, आप एक बात याद रखें, जब भी कोई रियल सिस्टम होता है जब वो वाइब्रेट करता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन ऑफ एयर जो है वो मौजूद होती है, और उस फ्रिक्शन ऑफ एयर की वजह से डैम्पिंग का प्रोसेस जो है वो अकर करता है, ठीक है। और उस डैम्पिंग के प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि डैम्पिंग के प्रोसेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेशंस जो होती हैं उस वाइब्रेटिंग बॉडी की वो डाई आउट होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर फिर हमें क्या है कि वहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी आ जाता है, और इस लॉस ऑफ एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए हमें पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और जब पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम के साथ मैच कर जाती है तो डैम्पिंग रिड्यूस हो जाती है और एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, और आपका जो स्ट्रिंग है या जो भी आपकी बॉडी है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। और इस कंडीशनों को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। अब ये रेडियो सेट की अगर आप एग्जांपल लें, या मार्च ऑफ सोल्जर्स जो ब्रिज के ऊपर होता है, अगर हम उसकी एग्जांपल लें तो जो ब्रिज होता है उसके ऊपर जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप अपने कदम जो है वो मिला के ना चलें, क्योंकि अगर उनके कदमों की नेचुरल फ्रिक्वेंसी ब्रिज के अंदर जो एटम्स हैं उनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन के साथ मैच कर जाएगी तो क्या होगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाएगा और जो ब्रिज है आपका वो थरथराना शुरू हो जाएगा, और थरथराने की वजह से वो फॉल डाउन कर देगा। इसी तरह आप जो ट्यूनिंग सेट होता है आपका, रेडियो सेट होता है, इसमें रेडियो सेट के अंदर आपके पास LC सर्किट होता है। तो वो जो LC सर्किट होता है वो LC सर्किट के अंदर आप कैपेसिटेंस उस सर्किट की चेंज करते हैं। जब आप रेडियो का नाब हिलाते हैं ना तो वो क्या करते हैं, आप कैपेसिटेंस जो होते हैं उसको चेंज कर रहे हैं, तो वो जब नाब को आप लाते हैं तो जब आप कैपेसिटेंस चेंज करते हैं तो LC सर्किट की नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जो माइक्रोवेव्स निकल रही होती हैं स्टेशन से, उसके साथ मैच कर जाती हैं, तो आपको डिज़ायर्ड रेडियो स्टेशन जो है वो सुनाई देना शुरू हो जाता है। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन की अगर हम एग्जांपल लें तो माइक्रोवेव ओवन जो है इसके अंदर भी जो आपका फूड होता है उस फूड के अंदर मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं और उनकी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है। तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी फूड जो होता है उसके अंदर वाटर होता है, तो माइक्रोवेव्स जो हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन के साथ उनकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है, और उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। और हमें पता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाए तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है, और टेम्परेचर
बढ़ जाता है। तो इस वजह से आपका फूड जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया और कल जो है मैं वो तीसरा चैप्टर साउंड वेव्स जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है पढ़ाना। तो आपने आप क्या करना है, आपकी असाइनमेंट है इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स, और ये शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपने मुझे 10 दिसंबर तक जमा करवानी है। असाइनमेंट नंबर 2 है ये आपकी। असाइनमेंट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और डेडलाइन जो है इसकी वो 10/12/2020 तक आपने ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है। सेम उसी तरह जिस तरह आपने करवाई है व्हाट्सएप पे या ईमेल के ऊपर जो है ये आपने मुझे असाइनमेंट जो है वो सेंड कर। तो अब कल जो है हम इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट कर देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।